हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में 7.8 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। दिस इज एज पर द न्यू एनसीईआरटी, है ना। तो 7.8 एज पर न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे ये मैं 7.8 आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में 7.8 में एक टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। दैट इज नॉट इन आवर कोर्स। आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो बच्चों, आज इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से मैं अब इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहा हूं, इस पॉइंट से डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि 7.1 से लेके 7.7 तक हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक पहचान थी कि हम लोग फाइनल जो इंटीग्रेशन करने के बाद एक प्लस सी ऐड करते थे ना। तो ये प्लस सी क्या होता था? प्लस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अननोन होता था, इनडेफिनेट होता था, इस वजह से इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते थे हम लोग। सो 7.8 ऑनवर्ड्स अब जितनी भी एक्सरसाइज हैं 7.8, 7.9, 7.10, ये तीनों एक्सरसाइज कैसी है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की है, ठीक है ना। सो डेफिनेट इंटीग्रल, सो डेफिनेट जैसे कि वर्ड है डेफिनेट, तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि भैया इसके आंसर में यानी कि इसके इंटीग्रल में कुछ भी इनडेफिनेट नहीं होगा, जो भी होगा वो डेफिनेट होगा। और डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट होते हैं नंबर्स, ठीक है ना। सो डेफिनेट होते हैं नंबर्स। कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स होते हैं ना। डेफिनेट मतलब कांस्टेंट, है ना, कि भाई डेफिनेट आंसर है, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक डेफिनेट आंसर होता है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल होता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में 7.8 इंट्रोडक्शन में मैं साथ में आपको 7.9 का इंट्रोडक्शन भी करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं एक लेक्चर में 2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूं, क्योंकि बड़े छोटे छोटे हैं ये दोनों इंट्रोडक्शन, प्लस इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो 7.8 एंड 7.9 दोनों का इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, और दोनों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स देखिए बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर जैसे कि आप वर्ड सुन रहे हैं डेफिनेट, तो इसका आंसर क्या होगा? एक डेफिनेट आंसर होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, पहले इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली इस पूरे टॉपिक को 7.8 और 7.9 का जो आपका पूरा एंटायर जो कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस हैं उनको मैं 3 स्टेप्स में पढ़ाऊंगा। पहले स्टेप में पढ़ाऊंगा मैं कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू इवैल्यूएट, है ना, कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन एट सेकेंड पॉइंट बच्चों, एट अ सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एट सेकेंड पॉइंट वी विल स्टडी कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एट थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एरिया फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड हाउ टू इवैल्यूएट, ठीक है। चलिए, सो देखिए, सिंपल है भैया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो मैं अब बता रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है ना। बट ऐसे कुछ ऐसे थ्योरेटिकल नाम याद करके कोई फायदा नहीं है। सिंपली बात करते हैं कि अगर अपने पास ये कोई इंटीग्रेशन था, है ना, भैया fx dx का इंटीग्रेशन निकालना है, अभी ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो अपन इसका इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं? fx प्लस सी निकालते हैं, ठीक है ना। और प्लस सी होने की वजह से ये आंसर अभी इनडेफिनेट है, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेट कैसा बनता है? सो बेसिकली वो कहते हैं
कि यार अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आप एक इंटरवल में निकालते हैं, भैया सिंपली बात है, किसी भी फंक्शन लेट मैं आपको कहता हूं कि भैया लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल कहां पे, a टू b पे। तो मैं कह रहा हूं कि a से b में किसी इंटरवल में अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, तो कैसे निकल पाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में निकालें तब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। फिर से सुनेंगे मेरी बात, जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, किसी इंटरवल में निकालें तो आप क्या कह सकते हैं कि वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, एफ एक्स आपका है ना, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स था, तो निकालेंगे कैसे, है ना। सो वी विल फाइंड इट फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, है ना। तो ये ए क्या है, आपकी लोअर लिमिट है, और बी क्या है, अपर लिमिट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस विल बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए एक क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मेरे को 1 से लेके 3 तक निकालना है, 1 से लेके 3 तक निकालना। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 3। सो कांस्टेंट अपन बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट अपन बाहर निकाल सकते हैं। नाउ एक्स क्यूब फ्रॉम लोअर लिमिट 1 टू अपर लिमिट 3, सो 1 अपॉन 3 वी कैन से। नाउ अपर लिमिट वैल्यू 3 का x की जगह क्या रखेंगे, देखिएगा x की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे। सो x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस फिर x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, ठीक है भैया, क्लियर है। सो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1/3, यानी कि इट इज 26 अपॉन 3, ठीक है। सो ऐसे करके हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो इसमें एक्चुअली हमने किया है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने इसमें एक्चुअली किया है, हमने अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने एक्चुअली किया है, हमने यहाँ तक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया, फिर अगले स्टेप में हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, है ना, सॉल्व्ड एज इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह हमने सॉल्व किया, एंड अप्लाइड लिमिट्स, फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर दी, ठीक है, कि भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला गेम कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व की, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक मेथड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वन ऑफ द बेसिक मेथड है। हमारे पास अदर मेथड्स भी हैं, अदर टेक्निक्स भी हैं, तो क्या क्या अदर टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके ग्रेट। अब बच्चों देखिए, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की समस्या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व एज इंडेफिनिट एंड वी विल अप्लाई लिमिट्स, ठीक है ना। और ये कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होगा कि इसमें हमें पर्टिकुलरली मज़ा नहीं आएगा, राइट है। हम लोग इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करेंगे और अब लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो कई बार हमें खुद मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे पास और स्मार्टर टेक्निक्स हैं। यानी कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस होगा। देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आप समझिएगा, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाद में कहते हैं सर ये DI क्या है, DI मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक केस पढ़ेंगे हम लोग कि भैया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करते हैं,
राइट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक केस करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। एंड देन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का केस कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो पर्टिकुलरली हम लोगों को 4 तरह की प्रॉब्लम्स को मेनली हमें सॉल्व करना है। अच्छा, तो ये तो हम लोग 7.8 और 7.9 में सॉल्व कर लेंगे। ये 4 तरह की समस्या तो हम लोग 7.8 और 7.9 में सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास 7.10 है जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टीज, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज लगा के भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज अलग ही एक एक्सरसाइज है, अलग ही वो एक्सरसाइज है और अलग ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। उसका प्रीवियसली कोई प्रॉपर्टी से लेना देना सच नहीं है, राइट है। सो हम लोग 7.8 और 9 में ये 4 केसेस डिस्कस करेंगे ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन वी विल सॉल्व एज इंडेफिनिट एंड विल अप्लाई लिमिट्स। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। एंड 7.10 में वी विल, है ना, वी शुड कॉल इट एज 7.10, बट क्योंकि हमारी 10th ऑर्डर की एक्सरसाइज है तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट 7.10। सो 7.10 में वी विल बी सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन विद यूजिंग प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसको फटाफट से नोट करिएगा। सो अभी अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हम लोग यही पार्ट को कवर कर रहे हैं, कि भाई व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल एंड हाउ टू इवैल्यूएट इट, है ना, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करना है इसकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अभी हम लोग पहला जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया कि भाई ये तरीके हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, और एक 5वां तरीका ये भी है, लेकिन वो 7.10 में पढ़ेंगे। सो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आप सारी टेक्निक सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की सिंपल प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वी विल सॉल्व एज इंडेफिनिट, हम इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एंड वी विल अप्लाई लिमिट्स, ठीक है ना। फिर हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर बार अगर आप ऐसे ही करोगे सॉल्व तो भैया आप नई टेक्निक्स नहीं सीख पाओगे ना। 2 to 3 x स्क्वायर dx, सो क्या होगा भैया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ एंड वी हैव 2 to 3। सो कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो, 1/3 कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो। नाउ दिस इज x³ फ्रॉम 2 to 3, सो 1/3। अब लिमिट्स रख रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट मतलब 3, सो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, सो इट इज 1/3, इट इज 3 × 9 = 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, इट विल बी 19/3, राइट। सो 19/3 हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस क्लियर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो 19/3 विल बी द आंसर, ठीक है, 19/3 विल बी द आंसर, क्लियर है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन मैं अभी ऐसा कर दूं, मतलब ये क्वेश्चन में अगर इंडेफिनिट के तौर पे दे दूं ना, अभी लिमिट्स हटा दूं और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं, राइट, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं, तो बच्चा इस बात की गवाही दे देगा कि सर इसको अपन टी मान लें, इसको हम लोग टी मान लेंगे ना। तो देखो 30 का डिफरेंशियल 0 और 3/2 x पावर 3/2 - 1 यानी कि √x कट जाएगा। सो अगर मैंने 30 - x पावर 3/2 को t माना
सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x पावर 3/2 का, यानी कि 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि हाफ दिस मच ऑफ dx बराबर dt। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो x पावर 1/2 कितना होगा, √x dx बराबर -2/3 dt। ठीक है, ऐसा। ठीक है भैया, अब देखिए ये प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी बच्चों आपकी, √x dx को तो अपन क्या लिख देंगे, -2/3 dt। ठीक है, कांस्टेंट बाहर लिख दिया, एंड 30 माइनस x पावर 3/2 को मैं क्या लिख दूंगा, t, तो t का स्क्वायर, सो इट इज -2/3 t का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, और मैं अब क्या करूंगा, इसमें लिमिट्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें लिमिट्स अप्लाई करूंगा, तो इस मतलब माइनस और माइनस प्लस 2/3 एंड दिस इज 1 अपॉन टी की पावर -2 + 1 माइनस टी की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन टी, एंड टी फाइनली कितना है भैया, इट इज 2/3, इट इज व्हाट वी कैन से 2/3 इंटू 1/30 माइनस x पावर 3/2। तो यानी कि अब आपने क्या कर दिया, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर दिया है ना, प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम लिमिट्स लगाने वाले हैं, अभी हम लिमिट्स लगाने वाले हैं। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, इनडेफिनेट करके सॉल्व कर दिया। अब जब आपने इसको इनडेफिनेट की तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है, सो फाइनली आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि भैया इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो क्या आ गया, दैट इज 2/3, इट इज 1/30 माइनस x पावर 3/2, एंड इस पे अपन लिमिट्स लगाएंगे। ठीक है ना, 4 to 9 लगाएंगे, सो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, राइट, एंड अब आपको बहुत ही आराम से 30 माइनस x पावर 3/2 फ्रॉम 4 to 9, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, अब देखिएगा बच्चों को बहुत ध्यान से, 1/30 माइनस 9 की पावर 3/2, राइट, 9 की पावर 3/2, राइट, एंड माइनस लोअर लिमिट, यानी 30 माइनस 4 की पावर 3/2। ठीक है, 4 की पावर 3/2। क्लियर है बच्चों, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। ठीक है, सो हालांकि ये वाली जो लाइन है ये इसके नीचे आनी चाहिए, बट मैंने ठीक है इसका इस्तेमाल करते हुए वहीं के वहीं सॉल्व कर दिया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ फिर से। सो 2/3 इट इज 1/30 माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, है ना, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। सो देखिए 2 से 2 कट गया, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, यानी कि 27 लिख दूँ, 27 लिख दिया। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। माइनस 1/30 माइनस 4 की पावर 3/2, यानी कि 4 को लिख सकता हूँ 2/2 इंटू 3/2, सो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, सो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2/3 दिस इज 1/3 माइनस 1/22, एंड फाइनली 2/3 इट इज एलसीएम लेके 22 × 66। ठीक है, सो इट इज 22 माइनस 3, एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों, 22 में से 3 गया 19, सो 2 × 19 अपॉन 3 × 66, सो 2 से ये कट गया, 3 है ना, सो वी गॉट 19/99 एज अवर आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है, 19/99। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने इसको सॉल्व एज इंडेफिनिट किया, फिर हमने क्या किया बच्चों, एक बार इंडेफिनिट के तौर पे सॉल्व हो गया, देन हमने अप्लाई करी लिमिट्स। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया। ठीक है ना भैया, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया हमने, पहले हमने यहाँ से पहले इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, फिर हमने वापस ले जाके लिमिट्स अप्लाई करी। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक दूसरा तरीका भी है।
दूसरा तरीका क्या है कि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है, तो हम इतना लंबा क्यों करें, हम इतना लंबा क्यों करें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से। पहले हम यहाँ से यहाँ आए, राइट, फिर हम यहाँ से वापस वहाँ गए, ठीक है। क्लियर है क्या? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। पहले हम यहाँ से यहाँ गए और फिर हमने यहाँ से यहाँ सॉल्व किया। तो यानी कि ये किसका केस है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये किसका केस है? डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो मैं इसको कैसे भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, आइए जरा देखेंगे। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा ना, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो मैंने क्या किया, 30 माइनस एक्स पावर 3/2 को t मान लिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 30 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स पावर 3/2 यानी कि 3/2, एक्स पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि हाफ, दिस मच ऑफ dx बराबर dt। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, इट इज एक्स पावर हाफ यानी कि रूट एक्स dx बराबर -2/3 dt, ठीक है ना। ये हो गया भैया, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए इसको हटा दें क्या, इसको हटा दिया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने इतना काम कर दिया है ना, इतना काम कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लिमिट्स किसकी हैं? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, ये लिमिट्स 4 to 9 किसकी लिमिट्स हैं? x की लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स हैं। बट अब मैंने क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया? t और dt में चेंज कर दिया। तो यानी कि लिमिट्स भी किसकी चाहिए? मेरे को t की लिमिट्स चाहिए। तो देखो मैं t की लिमिट्स निकालूंगा। लोअर लिमिट x की कितनी है? 4। अपर लिमिट x की कितनी है? 9, ठीक है। जब x इक्वल टू 4 होगा तो t की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? तो देखो t बराबर 30 माइनस x की जगह 4 रख दूंगा मैं, पावर 3/2। इट इज t कितना हो जाएगा? देखिए 30 माइनस 4 को लिख दूंगा मैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2, सो 2 से 2 कट गया, सो 30 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 30 माइनस 8 22। सो यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, t का वैल्यू कितना है बच्चों? 22 है। t का वैल्यू कितना है बच्चों? 22 है। सो यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, t का वैल्यू 22। नाउ व्हेन x की वैल्यू 9, t का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज 30 माइनस x की जगह 9 पावर 3/2, यानी कि 30 माइनस 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2, 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2। सो 2 से 2 कट गया, सो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का 30 माइनस 27 माइनस 3। तो यानी कि जब x की वैल्यू 9 के बराबर है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि पहले हमारे पास सिर्फ x की लिमिट्स थी, है ना, 4 से 9। अब हमारे पास t की लिमिट्स है 22 से 3। क्या लोअर लिमिट बड़ी हो सकती है, अपर लिमिट छोटी हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो 22 से 3 तक, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हमें जगह चाहिए थी, ठीक है ना, क्लीनलीनेस भी चाहिए और जगह भी चाहिए। हमने क्या करा भैया, जब x की वैल्यू 4 थी तो हमने t की वैल्यू 22 निकाल दी, जब x की वैल्यू 9 थी हमने t की वैल्यू 3 निकाल दी। अब आपका जो इंटीग्रेशन का सवाल है जरा उसको देखिएगा बच्चों। मैं क्या करूंगा, रूट एक्स dx की जगह कितना लिख दूंगा? माइनस का 2/3 dt, कांस्टेंट को बाहर ले गया, और 30 माइनस एक्स पावर 3/2 को क्या लिख दूंगा? t, तो इट इज t स्क्वायर, ठीक है। ओके, लिमिट्स किसकी चलेंगी? x की चलेंगी क्या? नहीं। अब पूरा फंक्शन t में चेंज हो गया तो लिमिट्स किसकी चलेंगी? 22 से 3, है ना। सो 22 to 3। भाई जब x की वैल्यू 4 थी तो t की वैल्यू 22 हो गई ना, जब x की वैल्यू 9 थी तो t की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो एंटायर क्वेश्चन में मैंने यहीं के यहीं ही लिमिट्स चेंज कर दी, मैंने यहाँ के यहाँ लिमिट्स चेंज कर दी, ठीक है।
अब मैंने यहाँ के यहाँ लिमिट चेंज कर दी, तो देखिए अब क्या होगा, इट इज़ -2/3। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज़ टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड वी हैव लिमिट्स फ्रॉम 22 to 3। ठीक है, इट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। इट इज I इक्वल्स टू -2/3 है बच्चों, चेक कर लो ना। माइनस का 2 + 1 माइनस का 1 बाहर आ जाएगा एंड टी की पावर -1 ये अंदर रहेगा 1/t एंड लिमिट्स कितनी है भैया 22 से 3 तक। तो इट मीन्स 2/3 इट इज 1 अपॉन अपर लिमिट टी की वैल्यू 3 -1 अपॉन लोअर लिमिट। सो ऐसे करके डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें पहले इंडेफिनिट सॉल्व करके बाद में लिमिट्स अप्लाई करें, लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा काम करना है बाबा कि हम पहले जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की लिमिट्स को t की लिमिट्स, देखिए 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए। पहला सब्स्टिट्यूशन 30 - x⁴/2 को t मानना है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन dx को भी रिप्लेस करके dt लिखना है, ठीक है ना, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन कि भाई लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन x की लिमिट्स जो है वो t की लिमिट्स में चेंज हो जाएगी। तो यानी कि 3 सब्स्टिट्यूशन करने हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, 2/3 इट विल बी 66 22 - 3 एंड हेंस बच्चों मन के सचो इट विल बी 22 में से 3 गया 19 एंड इट इज 66। सो 2 3 = 6, 2 3 = 6, सो 19/33 × 3 99। राइट है बच्चों, राइट है। जल्दी से बोल दो, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो, क्लियर है क्या भैया? ठीक है, तो ऐसे करके हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो हमने देखिए, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सा टाइप कर लिया है, वी हैव सॉल्व्ड एज इंडेफिनिट एंड वी विल अप्लाई लिमिट्स। ऐसे करके तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर ही सकते हैं। फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया। इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं, पहला t वाला, दूसरा dt वाला एंड तीसरा लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अब हमारे पास अगला जो कैटेगरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आइए एक प्रश्न इसके ऊपर भी करते हैं। ओहो, आ गया हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो सवाल है उसको आप चाह के भी कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले इसको इंडेफिनिट के तौर पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपना इंटीग्रैंड सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि x/x + 1 × x + 2। इसको मैं क्या लिखूंगा, a/x + 1 + b/x + 2। भैया इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो यही होगा ना बाबा, चेक कर लो, क्लियर है क्या भाई? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैंने a और b का वैल्यू निकालना है, x + 1 x + 2, राइट। यहाँ पे अपन LCM लेंगे बच्चों, इट इज x + 1 × x + 2, राइट। दिस इज a × x + 2 प्लस b × x + 1, राइट है। अच्छा, ये इससे खत्म हो गया, ठीक है ना, तो ये नीचे वाली पार्टी खत्म हो गई तो हटा ही दो उसको, ठीक है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे कैसे निकालते थे हम लोग a और b का वैल्यू। एक बार a को 0 करके देखो, a कैसे 0 होगा, x की वैल्यू -2 रखने पे, और x की किसी वैल्यू के लिए भी ये पूरा इक्वेशन तो वैलिड ही रहेगा ना बाबा। सो x की वैल्यू -2 रखोगे लेफ्ट साइड में, सो -2 + 2 0 × a 0, राइट। b x की वैल्यू -2 + 1, सो इट इज -b और -2, तो b का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, चेक कर लो। एंड बच्चों अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कि अब मैं b को 0 कर रहा हूं, यानी कि x की वैल्यू को मैं -1 लिख दे रहा हूं बोथ साइड। x की वैल्यू लेफ्ट साइड में कितनी हो जाएगी, -1, 2 - 1 1, यानी कि a एंड -1 + 1 ये 0, तो a का वैल्यू -1 हो गया। सो यानी कि मेरे पास सही मायने में
तो मेरा जो इंटीग्रेंड था, ठीक है बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यानी कि x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू कितना हो गया बच्चों, ये a अपॉन एक्स प्लस वन यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो गया, एंड b अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है ना, b अपॉन एक्स प्लस टू यानी कि प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अच्छा मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है, राइट है, तो मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है, राइट है, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके 2 तक करना है, 1 से लेके 2 तक करना है। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं। सो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इट इज़ माइनस का 1 तो बाहर आ जाएगा है ना, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, इट इज़ लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वन, लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 1 से लेके 2 तक। अब देखिए अब ऐसा हो सकता है कि पहले आप पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप अलग अलग पार्टीज का इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है। इट इज़ फ्रॉम 1 to 2 dx, सो इंटीग्रेशन इज दिस इज माइनस लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वन, राइट है, एंड फ्रॉम लिमिट 1 to 2 प्लस 2 इट इज लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस टू फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। सो इट इज माइनस, अब देखिए लॉग अपर लिमिट x की जगह 2, तो 2 + 1 log 3 माइनस 1 + 1 2 log 2 प्लस 2 log 2 + 2 4 माइनस 1 + 2 3, ठीक है ना, क्लियर है। देखो गलत कर दिया हमने यहाँ पे ना, थोड़ा सा गलत कर दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है ना बाहर, तो यहाँ पे देखिएगा अपर लिमिट log 2 + 2 माइनस पूरे फंक्शन में x की जगह 1, तो log 1 + 2 3, ठीक है ना, ऐसे करके आपको लिखना है ना भैया। पूरे फंक्शन में लिखते हैं ना, मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, तो पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखा तो 2 + 1 3 माइनस पूरे फंक्शन में x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 2, है ना, ऐसे। सो देखिए log m माइनस log n की आपको एक प्रॉपर्टी भी सिखाई है, क्या होता है बच्चों, इट इज log m अपॉन n, ठीक है। सो इट इज log 3 अपॉन 2 प्लस 2, ये कितना हो गया log 4 अपॉन log, है ना, log 4 माइनस log 3 यानी कि log 4 अपॉन 3। आप अपने आंसर को चाहो तो ऐसे रख सकते हो, आप अपने आंसर को चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, है ना, आप चाहो तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। कैसे प्रॉपर्टीज लगाओगे, देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी log m पावर n बराबर n log m, बताई थी ना हमने, तो इसका मतलब ये n कहाँ चला जाता है, m की पावर में चला जाता है, ठीक है। सो यानी कि ये माइनस कहाँ चला जाएगा, 3/2 की पावर में, सो log 2/3 हो जाएगा भैया, 3/2 की पावर -1 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा log 2/3, ऐसी ये पावर यहाँ चली जाएगी, सो इट इज प्लस log 4/3 का होल स्क्वायर यानी कि 16/9 हो जाएगा। फिर हमने आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाई थी log m प्लस log n कितना होता है बच्चों, इट इज log m इंटू n, ठीक है ना। तो यानी कि फाइनल स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, log इट इज 2/3 इंटू 16/9, राइट। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 16 दूनी 32/27, सो log 32/27, राइट, 32/27, ठीक है। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर है क्या, इज इट क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर, ठीक है। सो log 32/27 ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। सो हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक केस आपको सिखा दिया है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक चौथा केस यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट का केस भी कराऊंगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे भैया, वेरी गुड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब एक सवाल है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन पहले मैं इससे पहले मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक केस कराना चाहता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन
प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट है बच्चों, राइट है, राइट है, राइट है, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, चेक कर लो। ओके ग्रेट, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके अगर हमारे पास कभी फॉर्मूला है a टू b u इंटू वी डी एक्स, है ना, लेट्स से ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, राइट, प्लस सी तो आएगा नहीं, ठीक है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि इस केस में तीन इंटीग्रेशन के साइन है ना, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। आपको ये a टू b वाली लिमिट्स लगानी कहां कहां पे है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको बेसिकली इस पूरे पार्ट पे लगानी है और आपको इस इंटीग्रेशन पे लगानी है और कहीं नहीं लगाना। यानी कि आपको इस पूरे पार्ट पे लिमिट्स लगानी है और आपको यहां से यहां तक लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, लेट्स से मैंने क्वेश्चन लिया x sin x dx और 0 से π/2 में मैं इसको निकालना चाहता हूं, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे भैया, आई लेट के हिसाब से डेफिनेटली ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेशन करा मैंने। कैसे किया भैया, कैसे किया भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, दिस मच ऑफ डी एक्स, राइट। अब बहुत ध्यान समझना, एक तो लिमिट यहां लगेगी 0 से π/2 और 0 से π/2 यहां तक लगेगी, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना कि x माइनस कॉस एक्स है ना, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट, 0 से π/2 माइनस। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, एंड साइन एक्स फ्रॉम 0 से π/2। अब देखना, अब बच्चों अंदर है ना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अंदर पहले तो π/2 रखा जाएगा, तो cos π/2 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस, फिर 0 x की जगह 0 रखा जाएगा, तो 0 इंटू कॉस 0 0, तो ये तो 0 0 माइनस 0 खत्म हो गया, ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया, प्लस फिर यहां पे देखो साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है, लिमिट्स लगाई ना हमने। सो देखो ये तो 0 खत्म हो गया, साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0, तो यानी कि 1 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? सो ऐसे करके हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस सॉल्व करना है। आई थिंक आपके शायद जहां तक मुझे अंदाजा है तो एनसीईआरटी में अभी कोई एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं दे रखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, मे भी शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी ना हो, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है हालांकि, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि भैया कहाँ कहाँ पे आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है ना। आपको हर इंटीग्रेशन के साइन पे लिमिट्स अप्लाई नहीं करनी है, आपको सिंपली कहाँ करनी है, एक तो इस पूरे क्वांटिटी पे लगानी है लिमिट्स, और एक इस पहले इंटीग्रेशन के साइन पे लगानी है लिमिट्स, ठीक है। राइट है बच्चों, क्लियर है, चलें आगे, ग्रेट है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब अगर आप स्टार्टिंग पे जाएं तो हमने आपको बताया था कि भाई देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के केसेस में हम लोग इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करेंगे, फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जहां पे 3 सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे ना, एक टी का, एक dt का और एक लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। और तीसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया और हमने देखा कि यार पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लाओ और उसके बाद डिफरेंटली सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, लिमिट्स अप्लाई कर दो, एंड देन डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का केस भी हमने आपको करा दिया है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब। आई थिंक इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां का तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ओके ग्रेट है।
तो इसको साफ साफ ये किससे करेंगे हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है। कितने सब्स्टिट्यूशन होंगे, 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है। यहां पे साफ साफ साइन 2t को t मानने में फायदा है, और यहां पे t ऑलरेडी है तो मान लो u मान लेते हैं ना, साइन 2t को u मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि t तो ऑलरेडी है ना। सो साइन 2t को हमने u माना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन 2t का कितना होगा cos 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, दिस मच ऑफ dt इज इक्वल टू du, राइट। और ये 2 यहां से हटके यहां चला जाएगा, ठीक है। सो एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सो क्वेश्चन, मान लो ये इंटीग्रेशन आई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये आई, इट इज अच्छा ये लिमिट्स किसकी हैं, x की लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स हैं। हमें किसकी लिमिट्स चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब u में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो देखिए साइन 2t को तो मैं क्या लिखूंगा u क्यूब, और cos 2t dt को मैं क्या लिखूंगा, cos 2t dt को क्या लिखूंगा du बाई 2, तो बाई 2 तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब मेरा फंक्शन है u का, राइट। मेरा जो इंटीग्रेशन का सवाल है अब u में पहुंच गया, और ये लिमिट्स है x की, तो मैं u में लिमिट्स को निकालने की कोशिश करूंगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये x की लिमिट्स भी नहीं है, सॉरी ये x की लिमिट्स भी नहीं है, ये t की लिमिट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ओरिजिनल फंक्शन t है, तो ये t, भाई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है ना, तो ये t की लिमिट्स हैं। तो देखिए जब t की लोअर लिमिट वैल्यू 0 है, ठीक है, तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू साइन 2t, t कितना है 0, तो साइन 0 बराबर 0, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। एंड व्हेन u का वैल्यू इज व्हेन t का अपर लिमिट कितना है पाई बाई 4, व्हेन t इज पाई बाई 4, राइट, देन u का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 2t, t कितना है पाई बाई 4, ठीक है, इट इज साइन पाई बाई 2, ठीक है, एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, ठीक है। सो u का वैल्यू भी कितना हो गया, इट इज 1, u का वैल्यू भी 1 हो गया। ओके, सो बेसिकली इस पार्ट को सब लोग याद लिख लें, हालांकि लिखना भी जरूरी है, ठीक है ना, लिखना भी जरूरी है, बट क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी ना सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं हटा रहा हूं। तो t इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू पाई बाई 4 u इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास u की लिमिट्स क्या आ गई, 0 से 1 आ गई, है ना, 0 से 1 आ गई, तो इट इज 1 बाई 2 u क्यूब का इंटीग्रेशन u पावर 4 अपॉन 4 एंड फ्रॉम 0 टू 1, राइट। सो 1 अपॉन 2 और ये 4, 1 बाई 4, यानी कि आपका जो ये 4 है डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एंड देन u की पावर 4 0 टू 1, राइट, इट इज 1 अपॉन 8, इट इज 1 पावर 4, भाई u की जगह 1 रखेंगे ना, 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4, सो 1 पावर 4 इज 1 एंड 0 पावर 4 इज 0, सो 1 अपॉन 8 इज योर आंसर, ठीक है। so, इतना आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, राइट है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग 7.8 और 7.9 दोनों के ही इंट्रोडक्शन आपको करा देंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं दोनों एक्सरसाइज का करा चुका हूं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस करेंगे और 7.9 का इंट्रोडक्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा 7.9 का इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा, 7.9 का इंट्रोडक्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो 7.9 इंट्रो, राइट, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। दिल का दरिया बह ही गया, राइट। तो 7.9 का इंट्रोडक्शन, इसमें एक्चुअली बेसिकली मैं जो कॉन्सेप्ट है 7.9 इंट्रोडक्शन में जो कॉन्सेप्ट है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि भैया इस पे थोड़ा और अलग से जोर दे दो, मैंने लेकिन आपको पहले ही करा दिया, ठीक है ना, अलग कराने का कोई मतलब नहीं था। सो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही पढ़ा दी, बस इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं, है ना, हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है, ओके, आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. So it is -1 to 1 5x power 4 square root of x power 5 plus 1 dx. ठीक है. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे. x पावर 5 प्लस 1 को सभी को पता है इस क्वांटिटी को t मानने में फायदा है, लेकिन इस क्वांटिटी को t मानने में फायदा है. एक सब्स्टिट्यूशन ये हुआ क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केस है. तो x पावर 5 प्लस 1 को t मान लेंगे, x पावर 5 प्लस 1 को t मान लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इट इज 5x पावर 4 dx बराबर dt हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो गया भैया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो गया. अच्छा, अभी ओरिजिनली ये जो लिमिट्स हैं, ये वाली जो लिमिट्स हैं, ये कौन सी है? ये x की लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट्स हैं. मुझे किसकी लिमिट्स चाहिए भाई? मेरा फंक्शन तो अब t में चेंज होने जा रहा है ना, तो मुझे t की लिमिट्स चाहिए, मुझे t की लिमिट्स चाहिए. सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे. व्हेन x इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो t कितना हो जाएगा भैया? इट इज -1 की पावर 5 प्लस 1. तो -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा एंड प्लस 1 इट इज 0. सो t का वैल्यू हो जाएगा 0. ठीक है. एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 1 पावर 5 प्लस 1, यानी कि 1 पावर 5 इज 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो t का वैल्यू हो जाएगा 2. ठीक है. सो x इक्वल टू -1 पे t का वैल्यू 0 एंड t का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे t का वैल्यू 2 है ना. सो यहाँ पे हमने ये वाली दोनों लिमिट्स लिख दी. ठीक है. इसको हटा दूँ क्या? है ना. अभी थोड़ा सा निकालना तो सिखाई दिया आपको, निकालना तो सिखाई दिया. ठीक है. ओके. अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने सारे सब्स्टिट्यूशन कर दिए ना. अब देखिएगा बहुत ध्यान से. 5x पावर 4 इंटू dx को तो लिख देंगे dt. ठीक है. और स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 5 प्लस 1 को लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ t. और x की लिमिट्स की जगह हम लोग t की लिमिट्स रखेंगे 0 से 2. सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे. इट विल कम आउट t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. ओके. एंड 0 से 2. सो इट इज 2 कम 2 और 1 3/2, 3/2 यानी कि 2/3. इट इज t की पावर 3/2 एंड फ्रॉम 0 to 2. राइट. अब इंटीग्रेशन का सवाल देखेंगे. राइट. इट इज 2/3 एंड t इज व्हाट? 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2. ठीक है. क्लियर है भैया? भैया t की जगह हमने 2 रखा और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है ना. t की जगह हमने 0 रखा तो 0 की पावर 3/2. सो इट इज 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2. राइट. क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा. सो इसका मतलब 2 इंटू 2 की पावर 3/2 यानी कि 1 प्लस 3/2 अपॉन 3. सो इट इज व्हाट वी कैन से. अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भैया 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इट इज 2√2. तो इसका मतलब मैं इसको 2√2 अपॉन 3 लिख सकता हूँ एंड इट इज 4/3√2. ठीक है. ऐसे भी करके मैं आंसर लिख सकता हूँ. सो 4/3√2 विल बी द आंसर. 4/3√2 विल बी द आंसर. क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स. राइट. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स. ओके, ग्रेट है. क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा. इज इट परफेक्ट? इज इट परफेक्ट? इज इट परफेक्ट? ओके, ग्रेट. ठीक है. ओके, सो गाइज आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. एंड वन मोर क्वेश्चंस वी हैव, और उसके बाद ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा. तो फटाफट से प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का. आइए जरा इसको करते हैं. सो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे साफ साफ सबको पता है कि tan इनवर्स x को t लेने में फायदा है. पहला सब्स्टिट्यूशन तो यही हो गया. फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt. दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये हो गया भैया. अच्छा, तीसरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना.
लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन होगा। भैया देखिए ये x की लिमिट्स हैं। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 तो वी विल राइट t इक्वल टू टेन इनवर्स 0। अब टेन इनवर्स 0 आपको 0 ही आएगा, ठीक है। एंड फिर x की वैल्यू 1 ले ली हमने, ठीक है। एंड t का वैल्यू टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, ठीक है। सो एक ये वैल्यू ले ली हमने, ठीक है ना। अब ये सब कर दिया हमने, चलो ठीक है, जगह का मैनेज करना है तो इधर आ जाते हैं। अब आपका जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है आई, ये कैसा हो जाएगा देखिएगा। टेन इनवर्स x की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, t रख दूंगा। एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं dt रख दूंगा, ठीक है ना। या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं dt रख दूंगा। एंड बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 0 to 1 राइट। सो t का वैल्यू फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 ले लूंगा मैं ना, 0 to पाई बाई 4 ले लूंगा मैं, ठीक है। इट इज व्हाट इट विल बी, यानी कि t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 एंड 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। सो t स्क्वायर फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। सो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन t की अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। सो इट इज पाई स्क्वायर अपॉन 16 दूनी 32 32। सो दिस इज हाउ यू विल इंटीग्रेट। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको इन दोनों बातों का जिक्र करूंगा आपसे, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया फंक्शन, ठीक है ना, दोनों चीज़ों का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आइए, है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना है इसके ऊपर तो हम लोग चारों टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं। सो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है बच्चों। अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या मीनिंग है। देखिए बच्चों, हमने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, हमने कहा कि भैया किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कर्व से आप मीनिंग समझोगे, राइट। लेट्स से ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, x डिस्टेंस दूरी पे मान के चलिए, x डिस्टेंस दूरी पे एक कितनी चौड़ी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहा हूं मैं, dx मतलब डेल्टा x, dx मतलब बेसिकली क्या होता है, डेल्टा x होता है ना, ठीक है ना। सो अगर डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो हम उसको dx बोल देते हैं। सो dx विड्थ की एक हमने क्या ली, एक स्ट्रिप ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, है ना। तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है अगर आप देखो तो, जिसमें कि विड्थ तो dx हो गई और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, है ना। एक मीडियन हाइट लेते हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी। सो देखिए इस x पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वही इसकी हाइट हो गई। सो fx लंबाई है, dx चौड़ाई है, तो fx इंटू डी बेसिकली क्या देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दे रहा है। नाउ जब हम इसको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करते हैं, है ना। x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट का एक्चुअल जो मीनिंग है, वर्बल मीनिंग है, वो है जोड़ना, ठीक है ना, इट्स जोड़ना। जैसे इंटीग्रिटी मतलब एकता, राइट। सो इंटीग्रेशन मतलब, ठीक है, जोड़ एक तरीके से, ठीक है ना। सो इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। सो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं बेसिकली, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक हम ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ रहे हैं। सो बेसिकली fx इंटू डी एक्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं, a से लेके b तक, यानी कि a से लेके b तक बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया हम जोड़ रहे हैं। सो कहने का मतलब अगर हम लोग इसको एक
शब्द में या एक लाइन में, शब्द में कहना तो नहीं सही उचित रहेगा, बट अगर हम लोग इसको एक सेंटेंस में बोलें, एक सेंटेंस में बोलें, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स एक्चुअली में क्या दे देता है। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो वो हमें x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, अगर हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी इंटरवल में a से लेके b तक में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें इस फंक्शन के अंडर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को हमें देता है फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी, है ना। बेसिकली सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया मिला के क्या होगा, कर्व के नीचे का एरिया, है ना। सो बेसिकली कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा हमें, कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा, सो कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा। सो यानी कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स गिव्स अस एरिया अंडर एफ एक्स, एरिया अंडर द फंक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात समझिएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें कर्व के अंडर एरिया देता है, इसीलिए, है ना, इसी खासियत की वजह से हमारे पास हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। एंड इसीलिए बच्चों एरिया अंडर द कर्व हम लोग यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल पाते हैं। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर बेसिकली टॉपिक क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एप्लीकेशन मतलब यूसेज, है ना, इस्तेमाल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि इंटीग्रल्स का इस्तेमाल आपको हम दिखाएंगे, जिसमें कि हम लोग मेनली एरिया अंडर कर्व्स और बिटवीन द कर्व्स की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूसेज है, इसके ऊपर बाकायदा एक चैप्टर है जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, इट गिव्स अस, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इट गिव्स अस एरिया अंडर द फंक्शन, इट गिव्स अस एरिया अंडर द फंक्शन, इट गिव्स अस एरिया अंडर द फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू a, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है ना, राइट। एक सेकेंड, x इक्वल टू a टू, ये 2 है ना बच्चों, ये 2 है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b क्या देता है हमें, एरिया अंडर द फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, फ्रॉम a टू b। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब ये हमने आपको एज पर व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, उसके हिसाब से हमने आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बताया कि भैया डेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली क्या करता है हमें, इट गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। सो इस y इक्वल टू एफ एक्स को भी मैं कर्व लिखता हूं सबसे पहले ना, सबसे पहले मैं इसको कर्व लिखता हूं, इसको मैं सबसे पहले कर्व लिखता हूं, ठीक है। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक कर्व है, एक कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स तो कर्व है ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने आपको बता दिया ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है ज्योमेट्रिकली, इट गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो अब हमने ये वाला पॉइंट तो कवर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया फंक्शन, ठीक है ना। तो अब एरिया फंक्शन को देखेंगे, एरिया फंक्शन क्या है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों एरिया फंक्शन पे, एरिया फंक्शन पे, एरिया फंक्शन पे। सो एरिया फंक्शन क्या होता है देखिएगा। अब एरिया फंक्शन क्या है कि मान के चलिए मैं आपके सामने एक स्थिति लेता हूं, और ये स्थिति कैसी है भैया, लेट्स से ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और यहां से आपने शुरुआत करी है लेट्स से x इक्वल टू a से, और अपर लिमिट फिक्स नहीं है, अपर लिमिट अभी फिक्स नहीं है।
अपर लिमिट फिक्स नहीं है, लेट्स से अभी अपर लिमिट लेट्स से हमने कह दिया x है, और ये x क्या होगा भैया, ये x वेरिएबल होगा। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये x अभी वेरिएबल है, मतलब लोअर लिमिट फिक्स है, लोअर लिमिट फिक्स है, लोअर लिमिट फिक्स है, ठीक है, लोअर लिमिट फिक्स है। सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू x fx dx। अब देखिए जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे भैया, आप x को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा। भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात समझिएगा बच्चों, ये पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे आपका x चेंज होगा, मान लो आपका x पीछे को आया, यहां आ गया, तो एरिया ये वाला आएगा। फिर आपका अगर x यहां की जगह यहां आ गया तो फिर ये वाला एरिया भी आ जाएगा, राइट। और अगर आपका x थोड़ा सा और आगे चला गया तो फिर ये वाला एरिया भी आ जाएगा। सो बेसिकली ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x। सो ये कहलाता है एरिया फंक्शन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन x वैल्यू, कि भैया अपर लिमिट आप x को और बढ़ाओगे, मान लो आप x को थोड़ा और बढ़ा लोगे, आप यहां तक चले जाओगे तो आपके पास ये एरिया भी आ जाएगा। आप x को थोड़ा और बढ़ाओगे तो और एरिया आ जाएगा। आप x को घटाओगे तो एरिया घटने लगेगा, आप x को घटाओगे तो एरिया घटने लगेगा। सो बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है इट डिपेंड्स ऑन द x वैल्यू। आप x को बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे क्या होगा, आपका एरिया बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, ठीक है। एरिया फंक्शन हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एरिया फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोल देते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोल देते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोल देते हैं। इट इज रिलेटेड टू एरिया फंक्शन, ठीक है। और ये क्या बोलता है बच्चों, ये कहता है कि भैया इफ ax is an area function for a continuous function defined in the interval a to x, ठीक है ना। तो सिंपल, if ax is equal to a to x fx dx, then a dash x will be equals to fx होगा, ठीक है। a dash x will be equal to fx होगा, ठीक है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर थ्योरम है जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, काफ़ी सारे में तो नहीं बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज एनसीईआरटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे क्लासरूम में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं होती होंगी, खासकर बोर्ड्स लेवल पे, बट मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ना ये आया कैसे है ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड का तो डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया कि यार a डैश x कर दिया, राइट साइड का डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, या तो हम इसको रट लें या तो हम इसको यथा स्थिति में रट लें। बट अगर हम इसको यथा स्थिति में रटेंगे तो हम लोग कुछ लिमिटेड फॉर्मेट में, तो फिर हम लोग कुछ लिमिटेड फॉर्मेट में ही क्या कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर थ्योरम्स को लगा पाएंगे ना, इस पर्टिकुलर थ्योरम को लगा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए वाई एरिया फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली वो वाई पे डिपेंड कर रहा है ना। लेट्स से ये एक सिचुएशन है, तो उस टाइम पे मैं ए डैश वाई को क्या बोल दूंगा कि मैं भाई फंक्शन में क्या रख रहा हूं, अपर लिमिट रख ले रहा हूं, सो इट इज एफ वाई, ठीक है। सो ऐसा कर दूंगा मैं, तो एक लिमिटेड फॉर्मेट में मैं रट्टाफिकेशन कर सकता हूं, मतलब डायरेक्ट इसको रट के लगा सकता हूं। बट ये एग्जैक्टली हुआ कैसे है ना, ये हुआ कैसे, देखिए जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब आप क्या करा करते थे बच्चों, जब आप एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करते थे तो हमने आपको बताया भी था 7.1 में कि भाई यहां से तो डायरेक्ट एफ एक्स आ जाएगा, तो ये तो आपको आ गया। बट एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, कुछ बच्चे थोड़ा इसको नोट कर लेंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की समस्या, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने आपको अभी सिखाया ही है कि अगर ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका एक डेफिनेट आंसर होगा और डेफिनेट आंसर का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। अगर नीचे भी कांस्टेंट है और ऊपर भी कांस्टेंट है तो एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है ना, क्या होगा, एक नंबर आएगा और नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास, मान लीजिए जब आपके पास डिफरेंशिएशन करना है और आपके पास एक इंटीग्रेशन है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। समस्या कब आएगी, देखो समस्या इस केस में आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और इसमें x से y तक का आपका वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जो है आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट में है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कैसे करोगे इसको, है ना, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसका तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आप क्या करोगे, फंक्शन में सबसे पहले तो अपर लिमिट रखोगे एंड देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर फंक्शन में लोअर लिमिट रखोगे, राइट, एंड देन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स डैश, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसे। और वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन भी क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। सो हमने वो ऐसे कर दिया। सो यानी कि फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एंड देन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ऐसे। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे भी क्या हुआ है, यहां पे भी क्या हुआ है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ए एक्स कैसे आया, ए डैश एक्स कैसे आया, फंक्शन में हमने अपर लिमिट रखी एंड देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस फिर हमने फंक्शन में लोअर लिमिट रखी एंड देन लोअर लिमिट ए का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो यानी कि सही मायने में ये तमाम चीजें खत्म हो गई और ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। तो लॉजिक आपको बताया है कि भाई कैसे आ रही हैं चीज़ें, बाकी रटने के लिए तो हमेशा हम लोग फ्रीडम है ही हमें, है ना, ठीक है। बस समझ लेना कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट में कांस्टेंट थे इसलिए डेरिवेटिव 0 हुआ, बट यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में वेरिएबल्स हैं इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो फटाफट से बच्चों इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.8 एंड 7.9 का इंट्रोडक्शन हो जाता है ख़त्म स्टूडेंट्स, एंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी आप कि जो भी फीलिंग हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि कैसा रहा है लेक्चर। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 5th मेथड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे, यानी कि वी विल डिस्कस ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन एंटायरली जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, बड़ा मजा आएगा। सी यू इन द लास्ट लेक्चर, है ना, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। सो टिल देन स्टूडेंट्स इसको तो नोट कर लो, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।